100.7 FM आकाशवाणी लखनऊ। मैं हूँ मीनू खरे, लेकर आई हूँ बातें मुलाकातें प्रोग्राम। एक बार फिर बातें मुलाकातें, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम तमाम क्षेत्रों की शख्सियतों को बुलाते हैं, आपसे रूबरू कराते हैं। और आज जिनके साथ हम आपकी बातचीत कराने वाले हैं, 18 जून 1988 को कानपुर में उनका जन्म हुआ, लगभग 35 वर्ष उनकी उम्र। और आज हमारे स्टूडियो में एक खुसूसी मेहमान के रूप में बैठे हुए हैं। उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित। आप वायुसेना में एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रह चुके हैं। हिंदी पुस्तकों के लेखक हैं आप, 4 पुस्तकें आप लिख चुके हैं। आप कविताएं अच्छी लिखते हैं, वीर रस की कविताओं का मंचन भी आपने किया है। और तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में आप हिंदी कमेंटेटर का काम भी कर चुके हैं। यानी अगर मैं कहूँ तो मुझे इनसे डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं भी एक कमेंटेटर हूँ और मेरे प्रतिद्वंदी के रूप में हो सकते हैं ये भविष्य में। फिलहाल ये जो है आज हमारे इस प्रोग्राम में विशेष मेहमान हैं। और एक विशिष्टता इनके अंदर और है कि इन्होंने अपनी पढ़ाई हिंदी माध्यम से किया है। हिंदी माध्यम से पढ़ने के बाद ये एयरफोर्स में पहुँचे और वहाँ पर तमाम दायित्वों का निर्वहन किया। आज हमारे स्टूडियोज़ में है सुबोध दीक्षित। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद मैम। नमस्कार आपको भी और हमारे सभी श्रोतागणों को भी। जी सुबोध, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बातें मुलाकातें एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम तमाम क्षेत्रों के वरिष्ठ लोगों को बुलाते हैं। और अगर मेहमानों की जब सूची पर मैं नज़र डालती हूँ तो उसमें आप सबसे छोटे, जूनियर मोस्ट हैं, लेकिन आपके काम बड़े हैं। तो बातों का सिलसिला कहाँ से शुरू किया जाए, आप ही बताइए। मैम, आपने बहुत सारी बातें एक साथ कह दी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तारीफ़ के लिए। और मैं चाहूँगा कि मैम, जो हमारे युवा वर्ग के सभी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं सेना के लिए, वहीं से इस बातों को शुरुआत करते हैं। क्योंकि मैं आपके सामने बहुत छोटा हूँ और मेरे से भी छोटे जो बच्चे हैं जो सेना की ओर आना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि बातों का सिलसिला वहाँ से शुरुआत किया जाए। तो चलिए, पहला प्रश्न हम इस हवाले से पूछते हैं। अग्निवीर की बड़ी चर्चा है आजकल। जी, तो अगर अग्निवीर में लोगों को एंट्रेंस लेना हो, हमारे जो युवा साथी हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बदलता भारत है। बदलते भारत में भारत सरकार ने जो अग्निवीर की योजना लागू की है, वो हमारे नए युवाओं को न केवल एक नया उत्साह दे रही है बल्कि एक नया उपाय दे रही है कि वे सेना में आएँ, सेना के बारे में जानें और इसके साथ साथ वे सेना के द्वारा अपने स्किल को बढ़ावा दें। और जब वो सेना में हैं तो अच्छा काम करें, वहाँ पे परमानेंट हो जाएं, सेना में काम करते रहें। और यदि वे नहीं रहना चाहते हैं तो स्किलफुल एक व्यक्ति के तौर पे वे बाहर जाएं और जहाँ पे भी उनको उपयुक्त लगे वो अपना आगे का जीवन करें। तो ना केवल उनको अनुशासन में रहना, अनुशासन के तौर तरीक़ों को जानना, एक उसकी विधा पता चलेगी। दूसरा, उनके अंदर एक ऐसी काबिलियत डेवलप होगी जो उनको ना केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी एक अवसर प्रदान करेगी। तो स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित जी, आप हमारे साथ हैं हमारे मेहमान के रूप में। ये जो प्रोग्राम है इसमें हम मेहमान के पसंद के गीत भी सुनवाते हैं। तो आप बताइए कि पहला गीत कौन सा सुनवा दिया जाए? मैम, सेना में रहते हुए मैं कहूँगा कि अगर सबसे पहला कोई गीत मैं चाहूँगा तो LOC मूवी एक आई थी, मैं कहीं भी रहूँ मेरे दिल में बसी तेरी याद है। मैं चाहूँगा कि उसको प्रस्तुत किया जाए। मैं कहीं भी रहूं हर कदम हर घड़ी, ओ मैं कहीं भी रहूं हर कदम हर घड़ी, मेरे दिल में बसी तेरी याद है, मेरी आँखों की दुनिया है सूनी पड़ी।
की दुनिया मगर तुझसे आबाद है। मैं कहीं भी रहूं हर कदम हर घड़ी। पलट के देखना और मुस्कुराना याद आता है, याद आता है। मैं कहीं भी रहूं हर कदम हर घड़ी मेरे दिल में बसी तेरी याद है। मैं कहीं भी रहूं हर कदम हर घड़ी। वेलकम बैक। म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर हम स्वागत करते हैं स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित जी का, जो सेवानिवृत्त हुए हैं एयरफोर्स से। सुबोध जी, आपने बताया कि कानपुर में आपका जन्म हुआ। कुछ पारिवारिक परिवेश पर चर्चा हो जाए और साथ ही ये हम लोग जानना चाहते हैं कि वहाँ से चल के एयरफोर्स जाने के पहले तक का जो सफ़र था, एयरफोर्स के दरवाजे तक का जो सफ़र था, वो कितना मुश्किल था और क्यों मुश्किल था? जी मैम जी, मेरा जन्म कानपुर में हुआ और सेना मुझे एक विरासत के तौर पे मिली मैम। मेरे पिताजी थल सेना में सैनिक थे और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने अगल बगल सिर्फ सैनिकों को ही देखा और मैं अपने पापा से इतना प्रभावित था कि मैं जिस सेना को देख रहा था उन्हीं की कहानियों में खेलता था, उन्हीं की कहानियों को सुनता था। घर के बाहर फौजी स्कूल में जाता था और जब छुट्टी हो जाती थी तो शाम को कभी टैंकों पे चढ़ जाता था, कभी रस्सों से ऊपर कूदता था। तो वो मेरे खून में बसा हुआ था। और मेरे जो बाबा जी हैं वे भी ब्रिटिश आर्मी में थे और इससे पहले पापा अपने पिताजी की कहानियाँ सुनाते थे। फिर मैंने पापा को सामने देखा तो मुझे ये समझ में आया कि सेना एक इतनी पवित्र संस्था है कि अगर इस जन्म में मैं सेना में नहीं हो पाया तो सब कुछ बेकार है मेरे लिए। और उसी उत्साह के साथ मैंने सेना में ही जाने का निर्णय लिया। और मुझे अच्छे से याद है कि मेरे पिताजी जब 1999 में कारगिल के दौरान थे तब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था और उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, चिट्ठियों का दौर था। मैं पिताजी को चिट्ठियाँ लिखा करता था। तो चिट्ठियों में वो मुझे लिखा करते थे, उनको जितना भी अनुभव हो पाया कि बेटा फ़ौज में अफसर ऐसे बनते हैं, और वो मुझे शुरू से ही समझा रहे थे। और कारगिल की घटना के बाद से फिर मैं द्रवित हो गया। मैंने फिर डिसीज़न लिया कि अब मुझे जाना है और एक अफसर के तौर पे ही जाना है, और ताकि मैं भी कमांड करूं, मैं भी आगे जाऊं। लेकिन मैम सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं अफसर तो बनना चाहता था, लेकिन मेरी प्रारंभिक पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है, जो कि एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का था। फिर 12th तक की पढ़ाई भी साइंस बैकग्राउंड से रही, लेकिन वो भी हिंदी मीडियम था।
तो जो स्पोकन इंग्लिश थी वो बहुत कमज़ोर थी, और जब मैंने एग्ज़ाम देने स्टार्ट किए तो रिटन तो निकल रहा था, लेकिन इंटरव्यू में मैं आउट हो रहा था। और ये एक ऐसी समस्या आ गई कि जहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी परफॉर्मेंस कम थी, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होती जा रही थी, लेकिन मेरे सराउंडिंग्स में जो बच्चे थे जो कि सीबीएसई बोर्ड के या एसएससी बोर्ड के थे, वो मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और इस वजह से मैं कई बार फेल होता चला गया। अच्छा। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैंने एसएसबी अपने 9वें अटेम्प्ट में पास की। 9वें अटेम्प्ट में? जी मैम। और पास हो गए? पास हो गए। यानी कि ट्राई एंड ट्राई अगेन, ट्राई एंड ट्राई, यू विल सक्सीड एट लास्ट। और ये भी बताना चाहूँगा कि इस 9वें अटेम्प्ट में ऐसे परिवर्तन का दौर आया कि सबसे पहले मैंने जब एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया तो देखा कि हर दौर में रिटन क्रॉस करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना ही है, और अफसर बनने के लिए आपको एसएसबी का एक 5 दिन का पूरा वो एक तरीके से प्रक्रिया होती है, उसको आपको पास करना पड़ेगा, और वो पूरी इंग्लिश में है। हालांकि आप इंटरव्यू में हिंदी में भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर मुझे बेस्ट को चुनना है तो मेरे सामने जो परीक्षक है वो बेस्ट को ही चुनेगा। तो मैंने ये देखा कि उस 5 दिन की परीक्षा में आप एक दिन बच के निकल सकते हैं, दूसरे दिन बच के निकल सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन तो आप फंस जाएंगे। और उसी अपने आप से लड़ाई के दौरान मैंने अपने आप को तराशना शुरू किया और ये देखना शुरू किया कि ये सच्चाई है और मुझे इसको स्वीकार करना है। तो मैंने पहले 4 बार मेरे टीएस एंट्री एक होती है जिसमें आपके अगर इंटर में यानी कि 12th क्लास में 80% मार्क्स हैं तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, रिटन देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने टीएस एंट्री से 4 बार एसएसबी दी और चारों बार मैं चौथे दिन या 5वें दिन कह लीजिए कॉन्फ्रेंस आउट होता रहा, और बीच में 2 में मैं स्क्रीन्ड आउट भी हुआ, पहले ही दिन आउट हो गया। वो मेरा आखिरी अटेम्प्ट था और फिर मुझे लगा कि अब यहाँ से मुझे फिर भी अगर अफसर बनना है तो मुझे ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और तब आगे जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे फ़ौज में जाने की इतनी इच्छा थी कि उस टाइम मैंने बैंक, रेलवे, एसएससी सब जगह फॉर्म भर दिए और मेरा एयरमैन के तौर पे टेक्निकल एंट्री में भी हुआ। अच्छा। तो मैंने पिताजी से बोला कि पापा फ़ौज में तो जाना था, अफसर भी बनना था, मैं बन जाऊंगा। तो उस उत्साह के साथ मैं 19.5 साल की उम्र में एयरफोर्स में एज एन एयरमैन टेक्निकल एंट्री में चला गया और अंदर जा कर के फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, फिर एसएसबी देना स्टार्ट किया और फाइनली मैम मैंने अगस्त 2013 में जाकर के अपना एग्ज़ाम पास किया और 14 दिसंबर 2013 से मैंने अपनी 12 से ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी और 14 दिसंबर 13 को मैंने कमीशन प्राप्त किया। बहुत अच्छी यात्रा है, क्योंकि एक हिंदी मीडियम के बच्चों में कई बार ये समस्याएं आ जाती हैं कि उनकी जो शैक्षिक परिवेश होता है वो आगे जाकर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें उनका साथ कहीं ना कहीं छोड़ने सा लगता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ऐसे समय में कई सारे जो युवा हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन आपने 9 बार में पास किया। आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है ये बताती है। युवाओं को ज़रूर इससे समझना चाहिए और इसे सीखना चाहिए कि हम कभी भी हार ना मानें। बिल्कुल बिल्कुल जी, चलिए आप यहाँ तक आ गए और अब एक गीत हो जाए, उसके बाद हम अगली चर्चा करेंगे। हमें बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल मैम, एक गीत है चांद तारे तोड़ लाऊं, यस बॉस का, और ये मैं सभी युवाओं को समर्पित करना चाहूँगा कि अपनी उड़ान को हमेशा ऊपर की तरफ और ऐसे ही बना के रखें कि आपकी उम्मीद वहीं तक हो। आप अच्छा। पहुँचे कहाँ तक वो नहीं बात मायने रखेगी, आपकी उम्मीद यही हो। तो चांद तारे तोड़ लाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। कई बार चांद तारे किसी और के लिए भी तोड़े जाते हैं उनके बारे में भी अभी बात करूंगी। जी बिल्कुल। चलिए सुनते हैं ये गीत। जो भी चाहो वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीते जाऊं। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस
इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। यार तू भी सुन जरा, आरज़ू मेरी है क्या, मैं क्या बन जाना चाहता हूँ। मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मैं ये मनवाना चाहता हूँ। मान जा ऐ खुदा, कितनी सी है दुआ, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा। मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। प्रोग्राम चल रहा है बातें मुलाकातें। इस प्रोग्राम में हमारे विशिष्ट अतिथि हैं स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित जी। सुबोध जी, आप का प्रवेश हो जाता है वायुसेना में और वहाँ पर आप अधिकारी भी बन जाते हैं। तो अधिकारी जो आप बने तो वो कौन सी पोस्ट थी आपकी? सबसे पहले मैम, जब आप एयरफोर्स के स्ट्रक्चर को देखेंगी तो फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पे आप अधिकारी की पहली रैंक को लेते हैं जी। और आर्मी के इक्विवेलेंट ये लेफ्टिनेंट के बराबर होती है। तो जब वो ट्रेनिंग पूरी हो गई और फ्लाइंग ऑफिसर बने तो ऐसा लग रहा था कि शायद संसार में इससे बड़ा कुछ नहीं है। जो मैं चाहता था वो मैं पा रहा था। मेरे सामने मेरे माता पिता थे और मैंने अपना वादा पूरा कर दिया था। और अपनी 1 साल की ट्रेनिंग के साथ साथ अपने और पिछले लंबे अनुभव जो थे उन सबको छोटा करते हुए, हर मुश्किल पर विजय प्राप्त करते हुए आज मेरे पिताजी सामने थे और मैंने उनसे कहा कि पापा बस इसके बाद अब कुछ नहीं है, ये जो यहीं तक था ये सफ़र, और यहाँ से मैं अफसर बन गया हूँ। जी, आप ऑफिसर बन गए एयरफोर्स में। कैसा जीवन होता है एयरफोर्स में? जो तमाम ऑफिसर्स होते हैं या जो लोग भी काम करते हैं, जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जो देश के लिए कितना कुछ करते हैं। जी, हम लोग तो अक्सर फिल्मों में देखते हैं, लेकिन फिल्मी बातें धरातल की बातों से कितनी अलग होती हैं, ये आपसे जानना चाहूँगी। मैम, एक अधिकारी के तौर पर कह लीजिए या एक जवान के तौर पर कह लीजिए, सेना के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सेना इतना पवित्र संस्थान है कि वो जिम्मेदारी पर टिका हुआ है। हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझता है और अपने आप में ही उसको कहीं लगता है कि आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ या मेरे इस काम को ना करने से ये खतरा हो सकता है, तो आगे से आगे वो और 10 उपाय के माध्यम से अपने सिस्टम के प्रति, अपने इक्विपमेंट के प्रति, अपने हथियारों के प्रति, अपनी वर्दी के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति तो समर्पित रहता ही है। साथ ही साथ एडिशनल बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिससे हमें या हमारे देश को या हमारी यूनिट को खतरा ना हो जाए, उसका भी एक व्यक्ति ध्यान रखता है। जैसे कि आप यूनिट में हैं, आपने काम किया, उसके बाद आपकी छुट्टी हो गई, आप घर में हैं, आप अपने यूनिट से कोसों दूर हैं, लेकिन फिर भी आप किसी सिविलियन इलाके में जा कर के उन बातों को नहीं बोल सकते जिसका फ़ायदा उठा करके आपके देश पे खतरा आ जाए। आप अनजान व्यक्ति से वो बातें नहीं बोल सकते जो आप जानते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी भी चर्चा, उसको कौन सुन रहा है और किस तरीके से ले रहा है, तो उन सब को निभाना और वो भी पूरे जीवन भर निभाना, उसका ध्यान रखना, वो एक और जिम्मेदारी होती है जिसको हर सैनिक निभाता है। इसको अनुशासन कहा जा सकता है। जी मैम, बिल्कुल। अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल कहा जा सकता है, जो सेना आपको सिखा देती है। जी 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 मैम, बिल्कुल। जी, चांद तारे तोड़ लाऊं वाली बात तो मैंने छोड़ी थी। जी जी। अब जरा उनके बारे में बताइए, किसके लिए आपने चांद तारे तोड़े और उनसे मुलाकात चांद पे हुई या धरती पे हुई, कैसे हुई?
उनका धरती नाम क्या है सबसे पहले? मैम मैं श्रीमती रचना अवस्थी जी से विवाहित हूँ और सुखी संसार है मेरा। और मेरा एक बेटा है 5 वर्ष का, तेजस दीक्षित नाम है उसका। क्या बात है। तो जो मेरी वाइफ हैं वो मैकेनिकल से बीटेक हैं और इस समय ऑडिटर के तौर पर वर्तमान का प्रयागराज वहाँ पे कार्यरत हैं। और इट वाज अ टोटल अरेंज मैरिज। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात का कि मेरे लिए एक फ़ौजी होकर के जो त्याग मैंने किया होगा वो शायद कम है, बट उसने मेरे लिए ज़्यादा किया होगा, क्योंकि मैं घर से दूर रहा तो बच्चे को उसने देखा। और मैं कई बार ऐसी जगहों पे भेजा गया लंबे समय के लिए जहाँ पर उसको ही अकेले घर चलाना था। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि हर एक फ़ौजी की धर्मपत्नी जो होती है वो इसी त्याग को करती है। तो जो रचना है उनका नेचर कैसा है? और आप तो एक भाई फौजी आदमी, तो रचना के साथ सामंजस्य कैसे बैठता है? क्या आपका जो कड़कपन है वो उनके साथ कैसे मैच होता है या मिस मैच होता है? मैम वो कड़कपन तो उनकी तरफ से ज़्यादा होता है। घर के बाहर का जो इलाका है वो वहाँ पर आपका अनुशासन चल जाता है, लेकिन घर में आपको अनुशासन में रहना होता है। और वो अनुशासन अपना घर का ऐसा होता है कि एक सामंजस्य के तौर पे चलता रहे, परिवार भी चलता रहे, बच्चे को भी देखना है। तो जब मेरी छुट्टी होती है तो मैं बच्चे को स्कूल से लेके आता हूँ और बच्चे को तैयार करता हूँ, वो ऑफिस जाती है। और जब मुझे जाना होता है सवेरे बहुत जल्दी, कभी 3 बजे कभी 4 बजे भी जाना पड़ सकता है, तब मुझे ये ध्यान रखना होता है कि अगर मुझे सवेरे 3-4 बजे निकलना है तो मेरी खटपट की आवाज़ से बच्चा ना जग जाए या रोने ना लगे या वाइफ की आंख ना खुल जाए। तो बहुत शांति से कमरे को छोड़ते हुए और चुपचाप नहा धो करके निकल के और अपने शूज़ को पहन करके और अंधेरे में काम करते हुए और कान में बता के कि अब मैं जा रहा हूँ, अब सो जाओ। चलिए, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातचीत करने में। बस संक्षेप में एक बात करूंगी, क्योंकि आपने अपने परिवार के 3 लोगों के बारे में मुझे बताया, तेजस, रचना, आपके फादर, लेकिन मदर के बारे में उनका एक जिक्र छोटा सा होना चाहिए। जी, तब हम एक और गाना सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मेरी माता जी जो हैं वो भी कानपुर से ही हैं, श्रीमती शिवरानी दीक्षित। और उनका मैम पूरा जीवन त्याग का ही गया है। और माता जी को मैं उतना समय आज के दौर पे नहीं भी दे पाता हूँ, तो चूँकि वो मोबाइल को नहीं चला पाती हैं, तो मैं उनको आज भी ऑफिस में बैठ करके चिट्ठियाँ लिखता हूँ। क्योंकि उन्होंने जब अपने समय मैं छोटा था तो पापा घर से बाहर थे, पापा रिटायर होके आए तो फिर मैं चला गया। तो चूँकि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, तो एक माँ का बेटे के प्रति बहुत लगाव होता है और वो मोबाइल और कंप्यूटर नहीं ऑपरेट कर पाती हैं। तो उनको आज भी जो प्रेम चिट्ठी में मिलता है, तो उनका वो दिल रखने के लिए मैं क्या करता हूँ कि चिट्ठी लिखता हूँ और पोस्टमैन को फ़ोन करता हूँ और उसको बताता हूँ कि हर वीक में तुम जाओगे और तुम गेट खटखटा के कहना आपके लड़के ने चिट्ठी भेजी है। और वो उस चिट्ठी को हफ्ते में 2-3 बार पढ़ती हैं और उसमें मेरे पास कुछ नया नहीं होता उनको लिखने के लिए। तो मैं यही लिखता हूँ कि अपना ध्यान रखना, मैं यहीं हूँ, जल्दी छुट्टी आ जाऊँगा और खाना टाइम से खा लेना, दवाई टाइम से खा लेना। और वो उसी चिट्ठी को पढ़ती हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाती हैं, फिर सवेरे उठती हैं, फिर एक बार और पढ़ती हैं। तो मुझे उनकी खुशी में ही खुशी मिलती है। चलो एक गाना हो जाए, माँ के लिए कोई गाना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। रंग दे बसंती में मैम एक गाना था, वो मैं बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं जिनके जीवन से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक फौजी का संपूर्ण जीवन वृत्त कैसा होता है। सुबोध जी, आप बहुत टैलेंटेड हैं, जैसा कि मैं आपको जानती हूँ, आपसे मेरी एक मुलाकात हो चुकी है। आप कुछ कविताएं भी अच्छी लिखते हैं, आपने 4 पुस्तकें लिखी हैं, पुस्तकों की चर्चा हो जाए। जी मैम, इसके लिए मैं कहूँगा कि कुछ दैवी कृपा थी मेरे ऊपर। और जिन मुसीबतों को पार करके मैं अफसर बना था, तो मैं चाहता था कि ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियाँ एक दिन वो आए जो आज सामने हूँ मैं, कि एक दिन मैं रिटायर हो जाऊं और ये वैसा ही चलता रहे। तो मैं किस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, किस तरीके से उनको बता सकता हूँ कि एक फ़ौजी का जीवन कैसा होता है, जो सिविल में लोग हैं वो कैसे जानेंगे। और सेना बहुत सारे त्याग करती है और वो सिविल तक नहीं भी पहुँच पाते हैं, तो वो हमारे युवा को मैं क्या प्रेरणा दे सकता हूँ। तो उसकी शुरुआत इसी प्रकार से हुई कि मैंने अपनी चीज़ों को लिखना शुरू किया। मैंने हर व्यक्ति को देखा कि वो क्या करता है, कैसे काम करता है, क्या त्याग कर रहा है। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन सभी लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। तो
मैंने देखा कि कोई समुंदर के अंदर रह के काम कर रहा है, कोई ले पे बैठा है, कोई जहाज़ उड़ा रहा है, कोई 3 बजे जा रहा है, वो उसको तैयार करता है, लेकिन इनके बारे में कैसे पता चलेगा लोगों को। तो मैंने जब लिखना प्रारंभ किया तो पहले एक पन्ना लिखा, किसी एक के ऊपर लिखा, 2 के ऊपर लिखा। तो मैं उस समय राजस्थान में पोस्टेड था और ये बात मेरे जब कमांडिंग अफसर को पता चली कि मैंने कभी लॉजिस्टिक्स के ऊपर लिखा है, कभी किसी गेटमैन के ऊपर लिख दिया है, तो उन्होंने बुला के पूछा मुझसे कि ये तुम कैसे लिख लेते हो। तो मैंने कहा कि सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें तो कई लोग देख रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम देखते हैं बट उनके उस काम को समझ नहीं पा रहे हैं। हम कैसे बताएंगे कि जहाज़ तो उड़ रहा है बट उस जहाज़ में कोई फ्यूल लेके डाल रहा है, तो उस व्यक्ति को कैसे पहचान मिलेगी कि जिसने फ्यूल डाला उसके पास गर्व करने का सिर्फ यही माध्यम है कि हाँ मेरा काम सिर्फ जहाज़ में फ्यूल डालने का है। लेकिन उसको एक सिविल में बैठा हुआ व्यक्ति कैसे जानेगा, क्योंकि उसको सिर्फ एक फाइटर प्लेन दिख रहा है। तो उनको बहुत ये पसंद आया और उन्होंने पहली बार यूनिट के अंदर ही उसको पब्लिश कराना शुरुआत करा दी। अब जो भी यूनिट के पत्रिकाएं छोटी आती थी उसमें मेरे बारे में कुछ ना कुछ होता था और मैं किसी ना किसी जवान सेक्शन के बारे में लिखता था। और फिर मैम मेरी पहली किताब आई सैनिक की कलम से। किताब की बात बाद में करते हैं, कविता हो जाए। मैम मैंने तो हमेशा वीर रसी सुनाया है मैम। अरे वीर रसी हो जाए, क्या बात है। जी मैम, एक मुझे याद नहीं है इसके लेखक कौन है, बट मैं 5th क्लास में पढ़ता था और 5th क्लास में ही मैंने कविता सुनी थी किसी बच्चे से। अच्छा। और वो मुझे हमेशा याद रह गई। बहुत अच्छी बात है कि किसी बच्चे से सुनी गई कविता जो मानस पटल पर यूं अंकित हो जाए कि कभी ना भूली जाए। जी मैम। तो सुनते हैं वो कविता, आप सुनाइए। इस प्रकार से है। माता न जन्मेगी रोज तुम्हें, ये दिन भी रोज नहीं होगा, तलवार उठेगी रोज नहीं, ये रण भी रोज नहीं होगा। मिलती न जवानी भिक्षा में, तलवार मिली कब मांगे से, प्राणों को त्रास मिले न कभी यूं पीठ दिखाकर आगे से। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती, मरने को दुनिया मरती है पर रण की मौत नहीं मरती। ओ नौजवान रख स्वाभिमान, ओ नौजवान रख स्वाभिमान, कर कुछ सम्मान जवानी का, तलवारें प्यासी मरती हैं फिर क्या होगा इस पानी का। वो खून नहीं है वीरों का, वो खून नहीं है वीरों का, जिसको गीदड़ पी जाते हैं, वे अश्व नहीं वे पानी हैं, डर के मारे ढल जाते हैं। जिसकी रक्षा में राणा ने तिनकों की रोटी खाई थी। अकबर ने महाराणा प्रताप को ये प्रस्ताव दिया कि आप चित्तौड़ के राजा बने रहें और हम युद्ध भी नहीं करेंगे और आप बस हमारी दास्ता स्वीकार कर लीजिए। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान की रक्षा को करते हुए अकबर से युद्ध किया, युद्ध में हारे और वो अपने चित्तौड़ से निष्कासित हो गए हार करके। और वो माउंट आबू के जंगलों में उस समय भटकते रहे। वहाँ एक उदबिलाव ने उनकी बेटी को भी मार डाला। घास की रोटियां खाई उन्होंने एक राजा होकर के और पुनः अपनी सेना दोबारा खड़ी की। तो उसी लिए लिखा गया है कि वो खून नहीं है वीरों का, जिसको गीदड़ पी जाते हैं, वे अश्व नहीं वे पानी हैं, डर के मारे ढल जाते हैं। जिसकी रक्षा में राणा ने तिनकों की रोटी खाई थी, जिसकी रक्षा में नाना ने भारत पर आग जलाई थी। अब तोड़ो साथी का कंगन, कंगन बांधो पैगामों का, कौमी दीवाने बढ़े चलो, पैगाम लिए आज़ादी का। क्या बात है। ऐसा भाव जो हर भारतवासी में अपनी मातृभूमि के लिए एक प्यार तो होता ही है, लेकिन एक जुनून तक का प्यार और एक गर्व, एक गौरव एक बार फिर से उसको पुनर्जीवित कर दे, एक बार फिर नए आयामों से उसको जोड़ दे। हमें लगता है कि एक गीत सुना जाए, उसके बाद आपकी पुस्तकों पे और आपके प्रशस्ति पत्रों पर बात करनी है। बहुत सारी बातें हैं। थैंक यू। चलिए गीत कौन सा सुनवा दूँ? मैम संदेशे आते हैं से अच्छा गाना तो मुझे लगता नहीं सबको सरमान प्रिय होगा। मैम संदेशे आते हैं बॉर्डर मूवी से ज़रूर सुनते हैं ये गीत। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है
पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित जी, आज आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा सफ़र आपके जीवन का रहा है, बहुत ही प्रेरक सफ़र रहा है। पुस्तकों की हम चर्चा कर रहे थे, आपने 4 पुस्तकें लिखी हैं। जी मैम। मैं उनके बारे में जानना चाहूँगी अब आपसे। मैम, एक ऑफिसर के तौर पे मैं बड़ा प्रभावित था मार्शल अर्जन सिंह से। मार्शल अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना के, जैसे आर्मी में फील्ड मार्शल की उपाधि होती है, ऐसे ही मार्शल अर्जन सिंह DFC डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस की उपाधि अंग्रेज़ों ने दी थी उन्हें। उनसे मैं बड़ा प्रभावित था। और सबसे पहले मैंने जो उनके जीवन को पढ़ा तो मुझे पता चला कि वे 1919 में पैदा हुए थे और भारतीय वायुसेना जब बनी थी उस प्रारंभिक दौर में ही वे आ गए थे। और उन्होंने आज तक के जीवन में इतना सब कुछ देखा है और इतना सब कुछ किया है कि वो अपने आप में एक खुद भारतीय वायुसेना का आप संग्रहालय जिसको कह सकते हैं, यादों का संग्रहालय। यादों का संग्रहालय, तो क्या बात है, व्हाट ए क्रिएटिविटी। तो मैम, उनके बारे में जान के बड़ा प्रभावित हुआ और मैंने सबसे पहले उनके बारे में पोइटिक अंदाज में लिखना शुरू किया। किसी ने बताया कि आप मार्शल अर्जन सिंह तक ये चीज़ें पहुंचाइए, अगर उन्हें पसंद आ जाता है, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो आप इसकी पुस्तक के रूप में आप इसको छपवाइए। तो फिर मैंने सारी चीज़ें लिखी और एक फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पे मैंने उसको आगे भेजा। जब वो मार्शल के पास पहुंची तो उन्होंने मुझे सूचित किया अपने स्टाफ अफसर के थ्रू कि मुझे अच्छा लगा इस बच्चे ने जो लिखा है, और पहली बार वो हिंदी में आया था, तो हिंदी में कोई पुस्तक उनके बारे में नहीं लिखी गई थी। और तब ये चर्चा हुई कि इसको हिंदी में लिखा जाए, छपवाया जाए। इसमें भारतीय वायुसेना ने मेरी बड़ी मदद की और उस पुस्तक को 2019 में तत्कालीन भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल BS धनोआ सर ने दिल्ली में बुला करके रिलीज़ किया। और मुझे मार्शल अर्जन सिंह की तरफ से रिटन में एक एप्रिसिएशन लेटर भी मिला। तो मैं इस बात पे गर्व करता हूँ कि मैं जब भारतीय वायुसेना में था तो मुझे मेरे टाइम के मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह DFC द्वारा एप्रिसिएशन मिला उसके लिए। बहुत बड़ी बात है। उस घटना ने मुझे बड़ा प्रेरित किया और फौजियों के बारे में लिखने के लिए।
फिर मैंने अपनी सैनिक की कलम से एक पुस्तक ली मैम, अच्छा। जिसमें मैंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी सैनिकों के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी ढूंढ के लिखी जिसमें मेरे भाव थे। और उसी को लिखते टाइम मुझे पता चला कि हो सकता है कि सिविल में मेरी बातों को कोई पसंद ना करे, मेरी पुस्तक ना चले, लोगों ने ऐसा बोला। तो मैंने उनको बोला कि मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मुझे इससे कोई पैसा चाहिए। मैंने एप्लीकेशन में लिख के दिया कि मेरी पुस्तक के बिकने से जो भी धन इकट्ठा हो वो भारतीय वायुसेना में जो भी हमारे सैनिक नहीं रहे हैं उनके परिवारों को दान कर दिया जाए, भले ही वो कितना भी कम पैसा हो या कितना भी ज़्यादा हो। और इस तरीके उसको भी मुझे एयरफोर्स से अप्रूवल मिला। और आज की डेट में मेरी वो किताब सैनिक की कलम से वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। और अभी काम बाकी है, वो मेरी पहली किताब थी। उसका टाइटल भी मैंने ऐसे ही सोचा था कि मेरा बहुत काम बाकी है, अभी मुझे फौज में रह करके भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ करना है। तो मैंने अपनी पहली पुस्तक का नाम लिखा अभी काम बाकी है। और सच में वो ऐसा था कि मेरी शुरुआत थी, मेरे अफसर बन के तो सारे काम हो चुके थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा मेरा काम बहुत बाकी है अभी। और वो मार्शल रंजन सिंह से बहुत ज़्यादा सराही गई मैम। और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए फिर मैंने रतन टाटा के बारे में लिखना स्टार्ट किया। और मुझे ये पता चला कि केवल फौजी ही नहीं है जो देश के लिए हर स्तर पे तैयारियां करते हैं, बहुत से नोन अननोन लोग हैं, मुझे उनके बारे में भी लिखना चाहिए जो देश के लिए समर्पित हैं। इसी क्रम में मुझे जब रतन टाटा के बारे में पता चला तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि आज की डेट में उनकी टोटल जो इनकम है उसका 65% वो केवल दान कर देते हैं। अगर वो दान ना करें तो वो एशिया के सबसे अमीर आदमी हो जाएं। और फौज के लिए तो वो इतना करते हैं कि हर ट्रक जो है उसमें, मैं बचपन में हम सभी टाटा देखते आते थे, हम उस बात को नहीं समझते थे, पर टाटा ने फौज के लिए बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। तब मैंने जब उनकी पूरी जीवनी पढ़ी, फिर उसको लिखा, लिखने के बाद फिर मैंने बड़े प्रयास किए और वो किसी तरीके से मुंबई पहुंच गई रतन टाटा जी के पास में। और मुझे मेल आया उनके मैनेजर का कि रतन टाटा जी ने आपकी किताब देखी है, हालांकि उनकी अवस्था लगभग 90 वर्ष की हो गई है, तो वो उसको रिलीज़ करने में असमर्थ हैं और उस समय कोविड का दौर चल रहा था। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप देख लीजिए, इसमें कहीं कोई त्रुटि ना हो, मैं इसको छपवाना चाहता हूँ। और उन्होंने उस किताब को पढ़ा, उनके मैनेजर ने, और उसमें एक त्रुटि थी और उसको ठीक करके दोबारा एक मेल भेजी। अच्छा। वो मेल भी आई कि इस लाइन में ये गलती है, इसको ठीक कर लीजिए। अच्छा। और वो मैंने जब ठीक करके दोबारा उनको भेजी तो दोबारा उन्होंने क्लियर कर दी। उसके बाद मैंने रतन टाटा जी के बारे में अपनी तीसरी पुस्तक रतन टाटा एक प्रेरक कथा और उनका जो योगदान सेना के लिए, सैनिकों के लिए, देश के लिए, उसको इंक्लूड किया मैम। वाह वाह वाह। और चौथी पुस्तक मैम मैंने अभी हाल ही में नेवी के एक कैप्टन थे जिनका नाम था कैप्टन महेंद्र नाथ मल्ला। तो वर्ष 1971 की लड़ाई में एक हमारा जहाज था INS खुकरी, वो डूब गया था। तो उस जहाज में उनका योगदान ये था कि एक सेना नायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सैनिकों के प्रति क्या होती है, उसको उन्होंने प्रदर्शित किया। उस डूबते हुए जहाज में उन्होंने अपने कुल 265 सारे सैनिक थे, नौसैनिक भी थे, वो थे, उन्होंने अपने सभी सैनिकों को निकाला और अपनी लास्ट की जो लाइफ जैकेट बची थी वो भी अपने नौसैनिक को दे दी। और अपने सैनिकों को निकालने के बाद में जहाज के साथ स्वयं डूब गए। उनके पास पूरा मौका था कि डूबते जहाज के साथ वो छोड़ करके भाग जाते, पहले भाग जाते थे। और वो अरेबियन सी में रात का समय था। उस घटना से मैं बड़ा प्रभावित हुआ और उसको लिखने का सिर्फ एक ही यही मतलब था कि जब आपके नीचे आपकी टीम होती है तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कहाँ तक जा सकती है। बहुत अच्छा लगा आपकी चारों पुस्तकों के बारे में सुनकर, इन्हें पढ़ने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू। और मुझे लगता है कितनी सारी बातें हमने कर ली हैं, एक गीत होना चाहिए। जी जी मैम, बिल्कुल। गीत कौन सा सुनवा दूँ मैम? अमन का फरिश्ता कहाँ जा रहा है। तो सुनते हैं ये गीत। अमन का फरिश्ता कहाँ जा रहा है, चमन रो रहा है, मची है दुहाई, चमन रो रहा है, मची है दुहाई। अमन का फरिश्ता कहाँ जा रहा है, चमन रो रहा है, मची है दुहाई,
चमन रो रहा है, मची है दुहाई। मचा दी ये दुनिया जहन्नम की जन्नत बना दी, ये दुनिया जहन्नम की जन्नत बना दी। खिंची आ रही है ये सारी खुदाई, चमन रो रहा है, मची है दुहाई। 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 वेलकम बैक आफ्टर द म्यूज़िकल ब्रेक। प्रोग्राम चल रहा है बातें मुलाकातें। मैं हूँ मीनू खरे और आज मैं बात कर रही हूँ स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित से, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। फौज जो है इतने साल आपने काम किया, तो कोई एक ऐसी छोटी सी घटना हो जो याद हो, जो आप बताना चाहें, हमसे शेयर करना चाहें? जी मैम, घटनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन एक घटना अभी हाल ही की है मैम। तो मैम मेरी पोस्टिंग अभी इलाहाबाद में आखिरी थी, और इससे पहले मैं श्रीनगर के पास में एक जगह थी, हाई एल्टीट्यूड एरिया था, वहाँ पर पोस्टेड था। सर्दियों के टाइम में मैम वहाँ पर 20 से 25 फीट की बर्फ़ पड़ जाती है, और उस जगह पर पोस्टिंग रहते हुए ऐसे कई मुकाम आते हैं जहाँ पर मानवीय क्षमता जो है वो पीछे हो जाती है, और एक सैनिक का जो आत्मबल है वही उसको आगे ले जा सकता है। तो एक दिन ऐसा हुआ मैम कि सर्दियों के टाइम पे बर्फ़ पड़नी शुरू हुई, और बर्फ़ की शुरुआत थी। बर्फ़ पड़ती गई, पहले दिन पड़ी, दूसरे दिन पड़ी, तीसरे दिन पड़ी, और फिर ऐसा लगने लगा कि अब लगता है पूरी यूनिट ही डूब जाएगी, क्योंकि बर्फ़ की ऊंचाई जो थी अब लगभग दरवाज़ों को पार करके छत तक जा रही थी। तो उस अवस्था में हम इंतज़ार करते रहे कि थोड़ा सा हमें ब्रैकेट मिल जाए तो हम मशीनों से बर्फ़ को हटाएं, लेकिन वो कंटिन्यूअस बर्फ़ हुई। तो पूरी यूनिट में हर जगह हमारे जो जवान हैं वो ड्यूटी करते हैं, वहाँ तक खाना पहुँचाना होता है, वहाँ पर उनकी कार्रवाई को मॉनिटर करना होता है, देखना होता है। तो हमारा संपर्क टूट गया था, और संपर्क में हम ना कहीं बाहर किसी को कॉल कर सकते थे, क्योंकि बिजली की जो तार हैं वहाँ तक बर्फ़ पहुँच जाती तो फिर सप्लाई काट दी जाती है, और आप डीजल और पेट्रोल पे सर्वाइव करते हैं। लेकिन जब बर्फ़ गिर रही होती है तो फिर आपके पास एक ऐसा समय होता है जब हो सकता है डीजल पेट्रोल भी ख़त्म होने लगे, या आपके पास है लेकिन आप उसको एक कमरे से दूसरे कमरे नहीं पहुँचा सकते हैं। तो उसी टाइम मैम मेरे पास एक मैसेज आता है कागज़ में कि किसी दूर जगह पर एक हमारा जवान था, वो बैठा हुआ था, जिसका काम था सिर्फ जनरेटर को ऑन रखना। तो उस घर में जहाँ जनरेटर लगा हुआ था, जिसको पावर हाउस कहते हैं, तो जहाँ से एग्जॉस्ट निकलता है, जहाँ से धुआं जाता है, उसके ऊपर भी बर्फ़ आ चुकी थी। तो अब जनरेटर चल रहे थे, लेकिन वो पावर हाउस ही बर्फ़ में डूब चुका था। तो जो उसका एग्जॉस्ट का धुआं था, उस धुएं से वो बंदा घुटन महसूस कर रहा था।
और वो हमें याद आया कि बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो चुकी कि उस एग्जॉस्ट का मुंह भी बंद हो चुका है, जबकि उस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एग्जॉस्ट भी बहुत ऊंचे बनाए जाते हैं। उस घटना के बाद बाहर बर्फ़ थी और बर्फ़ हमारे कमर को पार कर चुकी थी। हमने अपने 2 जवान लिए और आपस में बात की कि इसको कैसे हमें इसका उपाय निकालना है, क्योंकि हम वहाँ पर पहुँच जाएं वो एक बात अलग है, लेकिन पहुँच करके हमें उसको निकालना और बर्फ़ को हटाना, रास्ता बनाना उस समय जब ताज़ा बर्फ़ गिर रही है, क्योंकि जब ताज़ा बर्फ़ गिरती है तो रुई की तरह होती है और आप सीधे धंसते चले जाते हैं, और जब धंस चुके हैं कमर के नीचे तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है अगर आप बहुत देर हैं, फिर आपको उस अंग को ही काटना पड़ सकता है आपको बचाने के लिए। लेकिन फिर भी हम लोगों ने 2-3 जोड़ी कपड़े पहने और सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए, लाठी डंडे लिए हाथ में, क्योंकि हमें लगा कि अगर हम गिरेंगे तो हमें ये बचाव हो। फावड़े बेलचे लिए हमने साथ में, और जैसे तैसे एक मात्र 100 मीटर के दायरे को कवर करने में हमें 45 मिनट लगे। हम बर्फ़ को आगे बढ़ रहे थे, बर्फ़ को हटा रहे थे, रास्ता बना रहे थे, और हमें 100 मीटर के लिए 45 मिनट लगे। वहाँ पर जाकर के जब हमने सबसे पहले उस एग्जॉस्ट से, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब बर्फ़ को हटाया है, अगर मैं 5 मिनट और लेट होता तो शायद वो जवान भी मुश्किल में आ चुका होता। लेकिन वो भी अपनी विल पावर के साथ में अंदर तब तक लड़ रहा था, अपनी पूरी ताकत से रास्ते निकाल रहा था, क्योंकि उसको ये यकीन था कि मेरे साथी जहाँ भी होंगे वो आएंगे ज़रूर। तो उस समय के लिए मुझे केवल होल्ड करना है। और जब उन्होंने पीछे आवाज़ सुनी कि फावड़े बेलचे की आवाज़ है, तो उसको जान में जान आ गई कि आ गए। और हमने उसकी आवाज़ सुनी तो हमारे अंदर इतना जोश आ गया कि हमें बर्फ़ की ठंडी नहीं महसूस हो रही थी, और हमने फटाफट रास्ता बनाया, उसको बाहर निकाला। और वो एक ऐसी घटना थी जब पहली बार आपके द्वारा आप मुसीबतों से लड़ रहे हो, खुद आपकी जान संकट में है और दूसरे की जान बचाने के आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, इसलिए क्योंकि मेरे और भी कई साथी हैं जो इससे भी खतरनाक काम करते होंगे, जिनको मैं जानता हूँ, और वो रेगुलर बेसिस पे भी करते होंगे। लेकिन मेरे जीवन का वो एक ऐसा क्षण था जब आप एक हाई एल्टीट्यूड इलाके पे बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी है और आपके पास समय कम है, किसी के जान तो बचानी है बट समय कम है। एक और भी तो मौका था जबकि आप 350 किलोमीटर की दौड़ आपने लगाई थी। संक्षेप में हो जाए, क्योंकि उस थ्रिल को भी मैं महसूस करना चाहती हूँ कि एक युवा कैसे 350 किलोमीटर, ट्रेन से हम लोग रात भर में पहुँचते हैं, तो कैसे वो क्या हुआ था, ज़रा घटना हो जाए वाली। हाँ मैम, वर्ष 1965 की जो लड़ाई थी उसके 50 वर्ष पूरे हो रहे थे, तो भारत सरकार ने उसका उत्सव मनाने के लिए एक लेटर जारी किया था कि इसका उत्सव मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। तो वायुसेना की तरफ से सभी को ये संदेश दिया गया कि जो भी वॉलंटियर्स हों, वो एक दौड़ का आयोजन हो रहा है जो पठानकोट से दिल्ली तक होगी, और कुल डिस्टेंस उसका जो है वो 550 किलोमीटर के आसपास था, उसमें उनको दौड़ना है। तो जब मैंने इतना लंबा डिस्टेंस देखा तो मैंने कहा कि इसमें तो शायद ही कोई अप्लाई करेगा, और फिर भी मुझे कुछ लोग ऐसे मिल गए जो उसमें उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हुए थे, कुछ माउंटेनियर्स थे, कुछ स्पोर्ट्स के बंदे थे। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई शुरू में, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इतना लंबा दौड़ने का, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी, मुझे ऐसा लगा कि करना चाहिए और मैंने उसके लिए ओके किया। उसमें मैंने देखा कि कुल जो दौड़ है वो 550 किलोमीटर की है, लेकिन वहाँ डिसीज़न ये हुआ कि हमें ये लिबर्टी है कि हम जीपीएस का उपयोग करते हुए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खेत खलियान को भी पार करते हुए दिल्ली तक पहुँच सकते हैं। तो उसमें पहला जो दिन था मेरा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सितंबर के महीने में पंजाब में कितनी गर्मी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो उस समय कहीं आसाम की तरफ पोस्टेड था, वहाँ आसाम से नॉर्मल वेदर होता है, और मैंने नॉर्मल नायलॉन के मोजे पहने हुए थे और मैं जूते, और दौड़ गया मैं। तो पहले जब मैंने 60 किलोमीटर कवर किए किसी तरीके से, पूरा दिन लग गया, बहुत टाइम लगा, लेकिन मेरे पैरों में छाले निकल आए और आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। तो अब पीछे आना भी मुश्किल था क्योंकि सबसे वादा कर दिया था मैंने। तो उस समय वो राजस्थानी बंदा मिला, उसने बोला कि सर देखो आपको करना तो है ही, आप ऐसा करिए कि आप दिन में धूप होती है तो आप 3 बजे रात को उठिए और रात को उठ के 7 बजे तक दौड़ पूरी कर दीजिए, तो पूरे दिन रेस्ट करिए। तो मुझे जब आपके पास ऐसे ऐसे आपको एडवाइजर्स हों तो आपको सबसे अच्छा उस समय यही लगता है। और मैं भी नया फौज में गया था, फ्लाइंग ऑफिसर था, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कि रात में दौड़ लेंगे, सवेरे आराम कर लेंगे तो हमें धूप नहीं लगेगी। तो इस तरीके से मैम हम 3 बजे उठते थे सवेरे। ऐसे करते करते मैम जब 350 किलोमीटर तक पहुँचे हम, तो एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर जवाब देता है, घुटनों में दर्द होता है और बहुत सारी अन्य समस्याएं भी हो जाती हैं, खाना नहीं लगता भी, अब बहुत उल्टी आती है।
तो मेरे जवान ने मुझसे बोला कि साहब आप इतना तो दौड़ ही गए हो। तो वो जवान चूंकि जिप्सी में पीछे रहता था हमारे और हमें बताता रहता था कि सर आप बढ़िया कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। तो उस जवान ने मुझे एक अच्छी बात बोली, उसने बोला कि साहब अगर आज 350 किलोमीटर होने के बाद आप इस दौड़ को छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और आप किसी को भी बताओगे कि आप 350 किलोमीटर दौड़े थे तो कोई आपके पास प्रमाण पत्र नहीं होगा और कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन आप अगर दौड़ गए, आज थोड़ा सा और दौड़ गए, तब ये ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जो आपके साथ जीवन भर चलेगा। और मैम इस रिकॉर्ड के लिए देखते देखते मैंने अपने को भी मोटिवेट किया और ये मेरे जीवन का ऐसा एक दौर निकला कि मुझे अल्ट्रा मैराथन रनर का मेडल मिला। तो वो कितनी डिस्टेंस आपने टोटली दौड़ी? टोटल 350 किलोमीटर मैम। 350 किलोमीटर हाँ, हो मैम। गई आपकी। तो टोटल उसको जीपीएस के माध्यम से जब पूरा किया तो वो 350 किलोमीटर में ही हम पहुंच गए। अच्छा अच्छा। क्योंकि अच्छा। अगर आप केवल रोड जाएंगे तो पठानकोट से दिल्ली तक वो 500 वो किलोमीटर 500 किलोमीटर पहुंच जाएगा। हाँ। लेकिन अगर आपको लिबर्टी दी जाए कि आप शॉर्टेस्ट वे में भी जा सकते हैं, ठीक। तो हमको पता चला कि हम किस गांव से निकलेंगे, किस खेत से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। तो वो डिस्टेंस हमारी कम हो गई। हमारा टारगेट था कि हम 9 सितंबर को चलें और 19 सितंबर को राजपथ पर पहुंचे। इस तरीके से हमने वो डिस्टेंस पूरी की और मैम उसके बाद पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा, गर्व हुआ, अपने आप पे गर्व हुआ कि फौज में अफसर बन करके भी इस लक्ष्य को पाया मैंने। आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप कमेंट्री भी बहुत अच्छी करते हैं और तमाम इवेंट्स की आपने सेना के कमेंट्री भी की है, हिंदी कमेंटेटर हैं आप। जी मैम। तो बातचीत तो मैं इसका एंड आपकी एक कमेंट्री से करना चाहूँगी। मुझे चाहिए कि आप मुझे उदाहरण दें जिसमें आप कमेंट्री कर रहे हों। भारतीय वायुसेना में मैंने 19 बार मुझे कमेंट्री करने का अनुभव मिला। भारतीय वायुसेना दिवस पर, डिफेंस एक्सपो, एरो इंडिया, एयर शोज़ में और विभिन्न कार्यक्रमों में। और जब भी परेड सामने आती थी तो 2-3 घंटे की कमेंट्री में जो सबसे प्रमुख बिंदु रहता था, जब परेड मार्च करती थी और मेरे सामने 100-200 जवान एक साथ मार्च करते थे, तो मुझे अपना सेंटेंस याद है। उत्साह और समन्वय से भरपूर परेड अब आपके दाएं और बाएं ओर से मार्च करते हुए सामने आ रही है। भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा उस साहस के प्रतीक हैं जो आसमान को भी झुकाने में सक्षम हैं। ये भारतीय वायुसेना के उद्देश्य वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम को चरित्रार्थ कर रहे हैं और मानो कह रहे हों, मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी, डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता वचन हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या शानदार कमेंट्री की है। पूरा दृश्य सामने आ गया। स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित हमारे प्रोग्राम बातें मुलाकातें में आने के लिए, हमसे इतने सारे अनुभवों को साझा करने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ चीफ गेस्ट एंड वेरी स्पेशल गेस्ट ऑफ बातें मुलाकातें। थैंक यू सो मच मैम।